नमस्कार दोस्तों। एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी पोषक तत्वों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, पोषक तत्वों के अधिग्रहण के बारे में। आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं उर्वरक के बारे में। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे उर्वरक क्या होते हैं और क्या इनका कार्य है, ये क्या करते हैं मृदा में इनको जब डाला जाता है, और कौन कौन से मुख्य उर्वरक काम में लिए जाते हैं। आज का वीडियो इन्हीं सब के बारे में रहने वाला। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उर्वरक किसको कहते हैं। तो अगर उर्वरक की बात करें अपन, तो उर्वरक कोई भी ऐसा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिनका निर्माण, देखो उर्वरक होता है, उर्वरक को कहां बनाते हैं, घर पे तो बनता नहीं है। कहां बनता है ये? कारखानों में। कहां बनता है? कारखानों में। कैसा होता है ये? कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक भी होता है। देखो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जब भी उर्वरक पढ़ते हैं अपन अकार्बनिक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ज्यादातर उर्वरक क्या होते हैं? अकार्बनिक ही होते हैं, लेकिन कुछ कार्बनिक भी होते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो ध्यान रखना है उर्वरक हमेशा कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके अकार्बनिक ही उर्वरक होगा, कार्बनिक उर्वरक नहीं होगा। तो उर्वरक क्या होता है? कार्बनिक भी होता है और अकार्बनिक भी होता है, दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक है। कहाँ निर्माण किया जाता है इसका? कारखानों में इसका निर्माण किया जाता है। और इसका क्या कार्य है? ये क्या करता है? पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है, और यानी अपन बोल सकते हैं मृदा में ये क्या करता है? पोषक तत्व को छोड़ता है। तो उर्वरक क्या हो गया? उर्वरक कोई भी ऐसा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिसका निर्माण कारखानों में किया जाता है तथा इसका मुख्य कार्य पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना होता है, क्या कहलाएगा? उर्वरक कहलाएगा। अब देखो प्रकृति में बहुत सारे उर्वरक है, कारखानों में इनका निर्माण किया जाता है। और इन उर्वरकों में कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक का मुख्य उदाहरण हो गया यूरिया। और वहीं पे अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक के तो बहुत सारे हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट, डीएपी, एसएसपी, एमओपी। तो ये बहुत सारे कार्बनिक के उदाहरण है। कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक का उदाहरण आपके पास में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यूरिया। तो कोई भी ऐसा कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जिसका निर्माण कहाँ किया जाता है? कारखानों में किया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? पौधों को पोषक तत्व प्रदान करना, क्या कहलाएंगे? उर्वरक कहलाएंगे। ध्यान रखना है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया और एमओपी। वहीं पे अपवाद की श्रेणी में भी कुछ आते हैं जो कारखानों में तो तैयार किए जाते हैं और वो क्या करते हैं? किसी और काम से आते हैं। जैसे अपन बात करें जिप्सम, तो देखो जिप्सम का निर्माण भी कारखानों में किया जाता है, अकार्बनिक ही होता है और पोषक तत्व भी प्रदान करता है। कैल्शियम देता है जिप्सम, सल्फर प्रदान करता है। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मृदा सुधारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी मृदा में इसका प्रयोग किया जाता है? अगर मृदा की बात करें तो इसका जो सारी मृदा होती है उनके सुधारने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो इनका मुख्य कार्य क्या हो गया? मृदाओं के सुधारक के रूप में। तो अपवाद में अगर पूछे तो जिप्सम आ गया, जो क्या है? अकार्बनिक भी है, कारखानों में तैयार भी किया गया और पोषक तत्व भी प्रदान कर रहा है, कैल्शियम और सल्फर। फिर भी इसको उर्वरक की श्रेणी में नहीं डाला जाता है, इसको मृदा सुधारक की श्रेणी में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कार्य पौधों को पोषक तत्व प्रदान ना करना होकर मृदा को सुधारना होता है। अब उर्वरकों की बात करें तो कुछ मुख्य उर्वरक हैं आपके सिलेबस में। जैसे अपन बात करें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक और पोटास युक्त उर्वरक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की। तो देखो जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं आपके, उन उर्वरकों को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है। ऐसे आपके फास्फोरस युक्त उर्वरकों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, पोटास युक्त उर्वरकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। इसके अलावा और भी आपके वर्गीकरण चलते हैं, जैसे यौगिक उर्वरक हो गया, एकल उर्वरक हो गया, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो पहले मुख्य रूप से अपन देख लेते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरक क्या होते हैं और इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इनके प्रकार हैं? सबसे पहला उर्वरक आता है नाइट्रेट युक्त उर्वरक, यानी ऐसे उर्वरक जिनमें क्या पाया जाता है? नाइट्रेट की रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा उर्वरक हो गया
अमोनिकल उर्वरक, यानी इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो अमोनिया के रूप में पाई जाती है। तीसरा आता है नाइट्रेट और अमोनिकल दोनों, यानी इसमें जो नाइट्रोजन होगी वो नाइट्रेट के रूप में वो होगी और अमोनिकल के रूप में भी होगी। और जो चौथा रूप है आपका वो है एमाइड रूप। तो इस चार रूपों में क्या पाई जाती है, आपके नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पाए जाते हैं। पहला नाइट्रेट युक्त, अमोनिकल युक्त, नाइट्रेट तथा अमोनिकल युक्त और एमाइड युक्त। सबसे पहले नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की बात करें तो ये उर्वरक नाइट्रेट यानी NO3 की फॉर्म में होते हैं, अमोनिकल NH4 प्लस के रूप में होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा एकमात्र ऐसा उर्वरक जो माइनस के रूप में भी तथा प्लस दोनों रूप में ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा, वो कौन सा है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं या नाइट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को पौधा नाइट्रेट के रूप में भी और अमोनिया के रूप में भी लेता है। ज्यादातर सभी पौधे किसमें रूप, कौन से रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे अमोनिकल रूप में भी लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो आलू हो गया, ठीक है, इसके अलावा गन्ना हो गया, ठीक है, इसके अलावा चावल हो गया। तो ये सारे किस रूप में लेते हैं, अमोनिकल रूप में लेते हैं। बल्कि इसके अलावा जो भी बच गए आपके वो सारे कौन से रूप में लेंगे, नाइट्रेट के रूप में। तो क्वेश्चन आता है अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, तो अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। वहीं पे आलू गन्ना और चावल किस रूप में लेते हैं, अमोनिकल रूप में लेते हैं। क्वेश्चन आता है आपके कि पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, तो पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में और अमोनिकल के रूप में यानी दोनों रूप में लेगा। लेकिन वहीं पे आया मुख्य रूप कौन सा है, तो मुख्य नाइट्रेट के रूप में लेता है। ठीक है, अब देखो नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहले विशेषता की बात करें तो नाइट्रेट युक्त उर्वरक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अमोनिकल युक्त उर्वरक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके जस्ट उल्टे, नाइट्रेट युक्त उर्वरक किस प्रकृति के होंगे, क्षारीय प्रकृति के, और अमोनिकल उर्वरक किस प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति की, यानी इसमें अम्लीय गुण पाया जाएगा। वहीं पे नाइट्रेट युक्त उर्वरकों का क्षारीय गुण होगा, यानी जब भी नाइट्रेट युक्त उर्वरकों को मृदा में डाला जाएगा तो ये मृदा को क्षारीय बनाएंगे, ऐसे अमोनिकल उर्वरक मृदा को अम्लीय बनाएंगे। तो ये तो होगी इनकी बेसिक चीजें। अब देखो इनको बात करते हैं कि मृदा में कौन सी मृदा में नाइट्रेट युक्त उर्वरकों को काम में लिया जाता है और कौन सी मृदा में अमोनिकल युक्त उर्वरकों को काम में लिया जाता है। तो देखो नाइट्रेट युक्त उर्वरकों को ऐसी मृदा में काम में लिया जाता है जहां पे जो जल भराव की क्षमता होती है वो कम होती है। यानी अपन बात करेंगे कि ऐसे मृदा जिनमें क्या होता है, जल भराव नहीं होता है, सामान्य मृदाओं में नाइट्रेट युक्त उर्वरकों को काम में लिया जाता है। वहीं पे जो जल भराव वाली स्थिति होती है वहां पे अमोनिकल युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जल भराव वाली स्थिति में अगर अपन नाइट्रेट युक्त उर्वरकों को लेंगे तो वहां पे नाइट्रेट युक्त उर्वरकों का एक नुकसान होगा, एक हानि होगी। वो किस रूप में हानि होगी, वो हानि होगी आपका जो नाइट्रेट है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O, और N2 से फिर N2 में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, इसमें बदलाव आएगा। और ये जो उर्वरक होते हैं इसी वजह से इनको कौन सी मृदा में काम में लिया जाता है, ऐसी मृदा जहां पे जल भराव की स्थिति कम होती है या जल इकट्ठा नहीं होता। वहीं पे जो अमोनिकल युक्त उर्वरक होते हैं इनको जल भराव वाली स्थिति में प्रयोग में लाया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की जो हानि हो रही है वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रीकरण के रूप में। किसके रूप में, डीनाइट्रीकरण, या दूसरी भाषा में बोल तो विनाइट्रीकरण में के रूप में। किस रूप में होती है, विनाइट्रीकरण के रूप में। वहीं पे अमोनिकल युक्त उर्वरकों की बात करें तो अगर इनको जल भराव वाली स्थिति में प्रयोग में नहीं लाएंगे, अगर शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग में लाएंगे तो इनमें जो हानि होती है वो होती है वाष्पीकरण के रूप में। किसके रूप में, वाष्पीकरण, या इंग्लिश में बोलते वोलेटाइलाइजेशन। किस रूप में, वोलेटाइलाइजेशन या फिर वाष्पीकरण के रूप में। तो वाष्पीकरण के रूप में जो हानि हो रही है वो कौन से क्षेत्रों में होगी, शुष्क क्षेत्रों में, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में। कौन से उर्वरकों की होगी, अमोनिकल उर्वरकों की। वहीं पे नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की किसके रूप में हानि होगी, विनाइट्रीकरण के रूप में।
इसके अलावा जो ये उर्वरक है, इनकी हानि मुख्य रूप से जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक है, इनकी एक और हानि होती है वो निक्षालन के रूप में। जब इनको जल भराव वाले क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है तो इनका निक्षालन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो एक हानि और हो गई निक्षालन के रूप में। तो अगर अपन बात करते हैं नाइट्रेट युक्त उर्वरकों की, तो इनको क्षारीय मृदा में प्रयोग में लाया जाता है और जल भराव वाली स्थिति में इनकी जो हानि होती है विनाइट्रीकरण के रूप में या निक्षालन के रूप में होती है। अमोनिकल उर्वरकों की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी और इनको जल भराव वाले क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाता है। अगर शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाएगा तो इनकी वाष्पीकरण की क्रिया के फलस्वरूप हानि होगी। अब ये कैसे हानि होगी ये ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, इतना अपने पास टाइम बचा नहीं है। नहीं तो अपन ये भी देखते हैं कि क्यों इनकी हानि इसी रूप में होती है जबकि दूसरे उर्वरकों की हानि ऐसे नहीं होती। अब सिंपल बात करें उदाहरण की, तो जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक है आपको सिंपली याद रखने, जिनके भी लास्ट में नाइट्रेट लगा हुआ है वो सारे नाइट्रेट युक्त उर्वरक हैं। जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कितना प्रतिशत होता है, 16% नाइट्रोजन होता है। किस रूप में होता है, नाइट्रेट के रूप में। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट में कितना होता है, 15.5% या 16% ही अपन बोल सकते हैं। अमोनिकल युक्त उर्वरकों की बात करें तो अमोनिकल युक्त उर्वरक कौन कौन से हैं आपके, अमोनिकल युक्त उर्वरकों की बात कर रहे हैं तो अमोनियम सल्फेट एक मुख्य उदाहरण आता है। अगर अमोनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं अपन, तो अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन होता है वो होता है आपका 20.6%, वहीं पे सल्फर होता है इसमें 24%। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व कम है जबकि द्वितीयक पोषक तत्व ज्यादा है। तो अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन कम है और सल्फर ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट हो गया। अमोनियम फॉस्फेट में 20% नाइट्रोजन होती है और 20% क्या होती है, फॉस्फोरस होती है P2O5 के रूप में। ठीक है, तो ये जो सारे उदाहरण अपन ने लिए हैं ये सारे अमोनिकल युक्त उर्वरकों के थे। अमोनियम सल्फेट ले लो या फिर अमोनियम फॉस्फेट ले लो। अब तीसरा लेते हैं अपन नाइट्रेट तथा अमोनिकल युक्त उर्वरक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं नाइट्रेट और अमोनिकल यानी ऐसे रूप जिनमें नाइट्रेट भी पाई जा रही है और अमोनिकल रूप भी पाया जाता है। यानी गुण क्या होंगे, नाइट्रेट के भी होंगे और अमोनिकल रूप के भी होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है केन। केन को बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या दूसरी भाषा में बोले तो किसान खाद या फिर सोना खाद भी बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन कितना होता है, 26% नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ASN, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें भी कितना होता है, 26% नाइट्रोजन होता है। अगर अमोनिकल का एक और उदाहरण है, एक बार एग्जाम में भी आया हुआ आपका, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा आता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में कितना होता है, 25% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, वहीं पे नाइट्रेट और अमोनिकल उर्वरकों में आपके केन और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट दोनों में कितना होता है, 26% नाइट्रोजन होता है। एमाइड युक्त उर्वरकों की बात करें तो एमाइड युक्त उर्वरक जो मुख्य उदाहरण आता है इसका वो आता है यूरिया। और यूरिया के बारे में अपन ने स्टार्ट में ही देख लिया, यूरिया क्या है, एक आपका कार्बनिक उर्वरक है। ध्यान रखना है, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण क्या है, यूरिया। तो एमाइड युक्त उर्वरक कैसे होते हैं, कार्बनिक प्रकृति के उर्वरक होते हैं। यूरिया में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। ठीक है, और इसी के साथ साथ दूसरा एमाइड युक्त उर्वरक की बात करें तो दूसरा हो गया कैल्शियम साइनेमाइड, इसमें 21% नाइट्रोजन होती है। वहीं पे दोनों में बात करें तो यूरिया अम्लीय प्रकृति का होता है और कैल्शियम साइनेमाइड क्षारीय प्रकृति का होता है। यूरिया कौन सी प्रकृति का होता है, अम्लीय का, और कैल्शियम साइनेमाइड क्षारीय प्रकृति का होता है। यूरिया और कैल्शियम साइनेमाइड बात करें तो ये दोनों एमाइड युक्त उर्वरकों के उदाहरण हैं। और एमाइड युक्त उर्वरक किस प्रकृति के होते हैं, कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ये आपके नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो जो अपना नेक्स्ट उर्वरक है वो फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है। तो फॉस्फोरस युक्त उर्वरक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 मुख्य प्रकार हैं फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों के। तो स्टार्ट करते हैं अपन फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों को।
तो देखो फॉस्फोरस युक्त जो भी उर्वरक होगा आपका, उसको घुलनशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले की बात करें तो जो सबसे पहला आता है वो आता है जल में घुलनशील। कौन सा होता है? जल में घुलनशील। दूसरे की बात करें तो दूसरा जल में तो क्या होगा? अघुलनशील। तो अपन बात कर सकते हैं जल में अघुलनशील परंतु सिट्रिक अम्ल में घुलनशील। ठीक है। तीसरा बात करें तो जल तथा सिट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील। तो ये मुख्य रूप से 3 वर्गीकरण आते हैं। सबसे पहला है जल में घुलनशील, इसका मतलब सिट्रिक अम्ल में तो वो घुलेगा ही घुलेगा। दूसरा क्या होगा? जल में तो नहीं घुलेगा लेकिन सिट्रिक अम्ल में क्या होगा? घुलनशील। सिट्रिक अम्ल में क्या हो जाएगा? घुलनशील। और तीसरा क्या होगा? जल तथा सिट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील। तो अपन बात कर सकते हैं ऊपर से जैसे नीचे की तरफ आ रहे, तीसरे की तरफ आ रहे, जो घुलनशीलता हो रही है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी अपन बोल सकते हैं सबसे ज्यादा घुलनशील पहला प्रकार है और सबसे कम घुलनशील तीसरा प्रकार है। तो जल में घुलनशील उर्वरकों की बात करें, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों की बात हो रही है तो अपन फॉस्फोरस युक्त उर्वरक ही पढ़ेंगे, बाकी उर्वरक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो जल में जो घुलनशील उर्वरक होते हैं ये उर्वरक साधारणतः कौन सी मृदा में प्रयोग में लाए जाते हैं? ये साधारणतः उदासीन तथा हल्की क्षारीय मृदा में। कौन सी में? उदासीन तथा हल्की क्षारीय में। तो ये खुद उर्वरक किस प्रकृति के होते हैं? देखो उर्वरक अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा ये उदासीन तथा हल्की क्षारीय मृदाओं में अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। जो सर्वाधिक उर्वरक अपन प्रयोग में लाते हैं वो जल में घुलनशील उर्वरक ही होते हैं। जल में घुलनशील उर्वरक का दूसरा क्या नाम होता है? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। जैसे अगर अपन बात करते हैं दूसरे की जल में अघुलनशील तथा परंतु साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, इसका दूसरा नाम क्या है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट। वहीं पे तीसरी की बात करें जल तथा सिट्रिक अम्ल दोनों में घुलनशील, तो इसका दूसरा नाम है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं जैसे जैसे फास्फोरस की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होगा? या सॉरी, जैसे जैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या होगी? फास्फोरस युक्त उर्वरकों की घुलनशीलता कम होती चली जाएगी। देखो मोनो कैल्शियम का मतलब 1 कैल्शियम, डाई कैल्शियम का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो सबसे कम घुलनशील कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा कैल्शियम भी इसी में। तो जैसे जैसे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे जल में या फिर अपन बात करें इन उर्वरकों की घुलनशीलता कम होती चली जाती है। तो सबसे पहले जल में घुलनशील है, उदासीन तथा हल्की क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त उर्वरक माना जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है आपके एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करें तो यहाँ पे 16% इसमें क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। इसी के साथ साथ इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर 12% होता है और 18 से 21% तक इसमें कैल्शियम होता है। तो एसएसपी में 16% फॉस्फोरस के साथ साथ 12% सल्फर तथा 18 से 21% कैल्शियम होता है। दूसरा अपन बात करें डीएसपी जिसमें कितना होता है? 32% फॉस्फोरस होता है। और तीसरा आता है टीएसपी जिसमें अपना 46 टू 48% या फिर 46 से 48% बोल सकते हैं जो फॉस्फोरस होता है। इन सभी में किस रूप में होगा? P2O5 के रूप में। किस रूप में होगा? P2O5 या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोल लो। P2O5 के रूप में एसएसपी में 16% फॉस्फोरस होता है, डीएसपी में 32%, टीएसपी में 46 से 48% होता है। वहीं पे एसएसपी के जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सल्फर और कैल्शियम से आते हैं। सल्फर कितना होता है? 12% और कैल्शियम होता है 18 से 21%।
इसके अलावा और उर्वरकों की बात करें तो यहाँ पे होता है MAP और DAP। MAP का मतलब मोनो अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनिया भी होगी, तो यहाँ पे 11% तो क्या होता है आपके फॉस्फोरस और सॉरी 11% आपके क्या होता है नाइट्रोजन होता है, और 52% क्या होगा आपके P2O5। वहीं पे DAP की बात करें तो DAP में आपके पास में 18% नाइट्रोजन होगा और 46% P2O5 यानी फॉस्फोरस होगा। तो MAP और DAP की बात करें तो MAP यानी मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 11% नाइट्रोजन और 52% फॉस्फोरस होता है। वहीं पे DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 होता है। तो ये आपके मुख्य जल में घुलनशील उर्वरक हैं, और इन दोनों में से SSP और DAP सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, बाकी इतना प्रयोग में नहीं आता। दूसरे की बात करें जल में अघुलनशील परंतु सिट्रिक अम्ल में घुलनशील, इनको अपन बोलते हैं डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये उर्वरक साधारणतः कौन सी मृदा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं? अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कौन सी के लिए? अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगर इन उर्वरकों की बात करें अपन तो इन उर्वरकों के उदाहरण है मुख्य रूप से, देखो डाई कैल्शियम फॉस्फेट या जल में अघुलनशील परंतु सिट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरकों की बात करें तो यहां पे आपके आता है बेसिक स्लैग, जिसमें आपका 14 से 18% क्या होता है P2O5 के रूप में फॉस्फोरस होता है। इसके अलावा रेनिनिया फॉस्फेट, रेनिनिया में कितना होता है आपका 23 से 26% तक P2O5 पाया जाता है। तो ये किसके उदाहरण है आपके डाई कैल्शियम फॉस्फेट या जल में अघुलनशील परंतु सिट्रिक अम्ल में घुलनशील। तीसरा कौन सा है? जल तथा सिट्रिक अम्ल दोनों में अघुलनशील, जिसको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, और ये मुख्य रूप से अधिक अम्लीय मृदाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं। और इनके उदाहरण की बात करें तो इनका उदाहरण क्या है? रॉक फॉस्फेट। क्या है इनका उदाहरण? रॉक फॉस्फेट। और रॉक फॉस्फेट में फॉस्फोरस कितनी होती है? 20 से 40% P2O5 की रूप में। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि जो रॉक फॉस्फेट होती है उसमें 20 से 40% फॉस्फोरस होता है और अधिक अम्लीय मृदाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन सी में? अधिक अम्लीय मृदा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि निम्न में से कौन सा उर्वरक अम्लीय मृदाओं में प्रयोग में लाया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट इसका राइट आंसर होगा, या फिर रॉक फॉस्फेट, बेसिक स्लैग और रेनेनिया आ जाएगा, और चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव यानी सभी आ जाएगा। तो आप सभी आंसर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रॉक फॉस्फेट भी एक अम्लीय उर्वरक है और बेसिक स्लैग और रेनेनिया फॉस्फेट भी एक अम्लीय उर्वरक का उदाहरण है। लेकिन अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो रॉक फॉस्फेट आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये अधिक अम्लीय मृदाओं में प्रयोग में लाए जाते हैं। सभी फॉस्फोरस युक्त उर्वरक किससे बनाए जाते हैं? रॉक फॉस्फेट से ही बनाए जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा अगर अपन बात करते हैं जो फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है उनसे फॉस्फोरस है उसका निर्माण रॉक फॉस्फेट से किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट की जो क्रिया करवाई जाती है वो किससे की करवाई जाती है? वो करवाई जाती है H2SO4 से, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक बनाने के लिए। तो ये फॉस्फोरस युक्त उर्वरक मुख्य रूप से थे, आपने पढ़ा 3 प्रकार के पढ़ लिए थे आपने। जल में विलय, दूसरा जल में अविलय तथा सिट्रिक अम्ल में विलय, और तीसरा जल तथा सिट्रिक अम्ल दोनों में अविलय। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जो आपका थर्ड है वो है पोटास युक्त उर्वरक। अब देखो पोटास युक्त उर्वरक की बात कर रहे हैं तो पोटास युक्त उर्वरक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक में क्लोराइड पाया जाता है तो क्लोराइड युक्त उर्वरक, और दूसरा क्लोराइड रहित उर्वरक या विहीन उर्वरक। एक में क्लोराइड पाया जाएगा, दूसरे में क्लोराइड नहीं पाया जाएगा। जिसमें क्लोराइड पाया जाता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है MOP, जिसका फॉर्मूला है KCl यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। अब म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटेशियम होता है वो होता है 60% किस रूप में? K2O के रूप में। किस रूप में होता है?
K2O के रूप में, ठीक है। म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटेशियम होता है वो कितना होता है, 60% होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड पाया जाता है जो मुख्य रूप से जो फल होते हैं उनकी गुणवत्ता को खराब करता है। रेशे वाली फसलों में रेशे की गुणवत्ता को खराब करेगा और तंबाकू की जलने की गुणवत्ता को खराब कर देता है। तो इन फसलों में क्लोराइड रहित उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और क्लोराइड रहित उर्वरकों का सबसे अच्छा उदाहरण है सल्फेट ऑफ पोटास, जिसको एसओपी भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है K2SO4, सल्फेट ऑफ पोटास। इसमें अगर अपन बात करते हैं पोटेशियम की मात्रा, तो इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है लगभग 50%। किस रूप में, K2O के रूप में। वहीं पे दूसरे उदाहरण की बात करें एसओपी के अलावा, तो इसमें आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम की मात्रा होती है 44% और नाइट्रेट होता है 13%। नाइट्रोजन या नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन होता है। तो आप नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में भी इसको पढ़ सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट युक्त उर्वरकों में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। तो देखो, दो पोटाश युक्त उर्वरक है क्लोराइड युक्त, जिनमें क्लोराइड पाया जाता है। एमओपी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन जो भारतीय मृदा है, ये अपन बात करते हैं जो फसलें हैं, उन फसलों में कुछ फसलों के लिए इसको उपयुक्त नहीं माना जाता है, जहां पे गुणवत्ता को मुख्य महत्व दिया जाता है। जैसे कपास वाली रेशे वाली फसलें होती है, उनमें रेशे की गुणवत्ता को खराब कर देता है। तंबाकू की पत्तियों की जलने की गुणवत्ता को खराब कर देता है और फलों में फ्लो की जो गुणवत्ता होती है उसको खराब करता है। इसलिए वहां पे क्लोराइड रहित उर्वरक पोटेशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अब इन दोनों में बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक प्रयोग में आता है वो कौन सा आता है, एमओपी। एमओपी कैसा होता है, ये होता है नमक और मिर्च को जब मिक्स कर दिया जाता है, जब मिलाया जाता है, तो जो सफेद और लाल का जो मिक्स कलर दिखता है वैसा एमओपी होता है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, वो लगभग 60% होता है। तो यहाँ पे ये भारत में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है और क्लोराइड रहित उर्वरकों की तुलना में ये सस्ता भी होता है। इनको बहुत प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है, जैसे लैंगमेनाइट प्रक्रिया है, लेकिन आज उनके बारे में इतना डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो कुछ उर्वरक एकल उर्वरक होते हैं और कुछ यौगिक उर्वरक होते हैं। क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है दोनों में, देख लेते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रकार हो गया एकल उर्वरक और पांचवा प्रकार हो गया आपके यौगिक उर्वरक। एकल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है। कौन सा, एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, क्या कहलाता है, एकल उर्वरक। यानी एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यूरिया, यूरिया में क्या है, 46% नाइट्रोजन ही है, तो ये एकल उर्वरक का उदाहरण हो गया। दूसरा उर्वरक की बात करें यौगिक उर्वरक, ऐसा उर्वरक जिसमें एक से ज्यादा या फिर दो या दो से अधिक, या तो दो होंगे कम से कम या दो से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, यौगिक उर्वरकों के उदाहरण होंगे। जैसे डीएपी, डीएपी का मतलब क्या हो गया, इसमें 18% नाइट्रोजन है और 46% क्या है, P2O5। तो ये क्या हो गया, यौगिक उर्वरक। देखो, एकल उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें एक ही प्राथमिक पोषक तत्व है और यौगिक उर्वरक ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व। ध्यान रखना है यहाँ पे प्राथमिक पोषक तत्व की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट। अब देखो, अमोनियम सल्फेट में 20.6% तो क्या है, नाइट्रोजन आपके, और 24% क्या है, सल्फर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, उर्वरक में दो पोषक तत्व तो है, नाइट्रोजन और सल्फर, लेकिन सल्फर प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। प्राथमिक कितने हैं, ओनली एक ही है। तो ऐसा उर्वरक जिसमें द्वितीय कितने और आपके सूक्ष्म कितने हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राथमिक कितने हैं, अगर प्राथमिक एक है तो एकल और एक से ज्यादा है तो यौगिक उर्वरक की श्रेणी में आएगा। अब जो अपने मुख्य उर्वरक हैं जैसे यूरिया, तो इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं अपन, बाकी उर्वरकों के बारे में इतना कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो यूरिया की बात करें तो यूरिया एक अम्लीय प्रकृति का
आपका उर्वरक है और भारत में इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। जितना लगभग यूरिया का उत्पादन होता है, उस उत्पादन का लगभग 85% प्रयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाया जाता है भारत में। और जो यूरिया का फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है NH2CONH2। क्या है? NH2CONH2। ये क्या है? यूरिया का उदाहरण है। इसमें लगभग 85% जो यूरिया उत्पादित किया जाता है भारत में, उसका प्रयोग कर लिया जाता। अब यूरिया की बात कर रहे हैं अपन, तो यूरिया में नाइट्रोजन पढ़ा था अपन ने, लगभग कितना होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। वहीं पे नमी की बात करें अपन, तो यहाँ पे जो नमी पाई जाती है वो लगभग 1% से कम पाई जाती है। यानी कितना भी हो जाए लेकिन 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो रही है तो वो यूरिया अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसमें नमी की मात्रा 1% से कम होनी चाहिए। अब नमी की बात आई है तो नमी से अपन याद कर लेते हैं, लगभग सभी उर्वरकों में नमी की मात्रा 1% से कम होती है। 3 उर्वरकों की अलग है। एसएसपी के अंदर कितनी होती है? 1.2% से कम। वहीं पे एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, जो पोटास युक्त उर्वरक है आपका केसीएल, उसमें 0.5% से कम होती है। और एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटास, जिसका फॉर्मूला है K2SO4, उसमें 1.5% से कम होती है। बाकी सभी उर्वरकों में 1% से कम होगी, फिक्स है। सभी उर्वरकों में 1%, में 1.2% से कम, एमओपी में 0.5% से कम, एसओपी में 1.5% से कम होती है। ठीक है, तो नमी तो सभी उर्वरकों की आपको एक साथ याद होगी, बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। पोषक तत्व अपन ने सभी के वर्गीकरण के साथ पढ़ ही लिया है। बस यूरिया में कुछ चीजें पूछी जाती है, उन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यूरिया में एक चीज पूछी जाती है ज्यादातर, बायूरेट की मात्रा। तो देखो, यूरिया के अंदर जब बायूरेट बनता है तो कैसे बनता है? देखो, NH2CONH2, ये क्या है? यूरिया है। जब दो यूरिया के अणु आपस में मिलते हैं तो बायूरेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बायूरेट का निर्माण करेंगे तो यहां से देखो कैसे निर्माण होगा इसका। देखो, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन यहां लगा दिए, ऐसे ही यहां पे भी क्या होंगे? हाइड्रोजन अपन ने बाहर लगा दिए, ये इससे जुड़ गया। ठीक है, यहां से एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाएगा और बायूरेट का निर्माण कर देगा। देखो, अमोनिया का अणु अपन ने यहां से ऐसे बाहर निकाल दिया, क्या निकल गया? NH3 बाहर निकल गया। तो बच गया क्या आपके पास में? NH2CONH2 प्लस NH3, ये अमोनिया के रूप में बाहर निकल गया। अब ये देखो वहां पे क्या बन रहा है? ये बायूरेट बन रहा है और ये बायूरेट फसलों के लिए हानिकारक होता है। तो इस बायूरेट की अधिकतम मात्रा यूरिया के अंदर कितनी होनी चाहिए? 1.5% से कम होनी चाहिए। 1.5% से ज्यादा इस बायूरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए यूरिया के अंदर। ठीक है, बायूरेट बनता कैसे है? अधिक ताप और दाब पर जब दो यूरिया के अणु आपस में मिलते हैं तो एक अमोनिया का अणु बाहर निकल जाता है और बचा हुआ पदार्थ बायूरेट के रूप में बाहर निकलता है। जो बायूरेट होता है इसकी अधिकतम मात्रा 1.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 1.5% हो सकती है। वहीं पे पानीय छिड़काव की बात करते हैं तो इसकी मात्रा और भी कम होनी चाहिए। पानीय छिड़काव के लिए 0.25% या 0.25% से कम होनी चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, इससे हमेशा कम होनी चाहिए। सामान्यतः 1.5% से कम होनी चाहिए, लेकिन पानीय छिड़काव के लिए आपकी 0.25% से कम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो पानीय छिड़काव करते हैं यूरिया का, उसमें जो यूरिया की सांद्रता होती है वो कितने प्रतिशत की रखी जाती है? तो यूरिया की जो सांद्रता रखी जाती है पानीय छिड़काव में, वो लगभग 2% की सांद्रता रखी जाती है। यानी यूरिया का छिड़काव 2% का किया जाता है। वहीं पे अगर सूक्ष्म जो पोषक तत्व है अपने, उनका अगर छिड़काव किया जाता है तो उनकी सांद्रता 0.5% रखी जाती है। ठीक है, जब भी अपन क्या करेंगे? पानी छिड़काव करेंगे तो उर्वरक को जल में डालकर एक घोल बनाएंगे और इस घोल में अगर यूरिया का बना रहे हैं तो यूरिया की सांद्रता 2% रखेंगे, यानी 100 लीटर में 2 किलोग्राम। वहीं पे सूक्ष्म पोषक तत्वों का बना रहे हैं तो 0.5%, यानी 100 लीटर पानी में आधा किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व डाल देंगे। तो ये क्या करेंगे अपन? जो पानी छिड़काव के लिए विलेन बनाएंगे, उस विलेन में उस पर्टिकुलर उस जो
उर्वरक है उसकी सांद्रता कितनी होगी। ध्यान रखना है बायोरेट की सांद्रता 1.5% से कम साधारणतः और पानी छिड़काव के लिए 0.25% से कम ही होनी चाहिए। अब यूरिया बनाने की जो विधि है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यूरिया का जो संश्लेषण था वो सर्वप्रथम किसने किया था, वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी वजह से बोलते हैं यूरिया का वोहलर संश्लेषण। वोहलर नामक वैज्ञानिक ने जो पेलाग्रा रोग से ग्रसित है उनके मूत्र से इस अपन बात कर सकते हैं उर्वरक को संश्लेषित किया था, यानी इस उर्वरक का संश्लेषण सबसे पहले वोहलर ने किया था। जबकि भारत में ये जो उर्वरक बनाया जाता है ये कौन सी विधि से बनाया जाता है, हेबर विधि से, जिसको बाद में बोस्कस ने क्या कर दिया था, एक अच्छे तरीके से अपन बात कर सकते हैं, उसमें कुछ कमियां थी उनको पूरा करके एक अच्छी विधि दी थी, तो हेबर बोस्कस विधि अपन बोल सकते हैं। तो भारत में जो यूरिया बनाया जाता है वो कौन सी विधि से बनाया जाता है, हेबर बोस्कस विधि से बनाया जाता है। इस विधि में आपका क्या किया जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया करवाई जाती है और NH3 बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है N2 और 3H2। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, NH3 के दोनों हो गए, यानी आपके पास में अगर 6 है तो यहाँ पे आप 6 अणु ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यूरिया का हेबर बोस्कस विधि के द्वारा, या सॉरी अमोनिया की बात करें तो यूरिया की बात कर रहे हैं तो यूरिया भी इसी विधि से बनेगा। हेबर बोस्कस विधि की पहली स्टेप में अमोनिया बनता है, फिर इससे यूरिया बनता है। ठीक है, तो यूरिया का संश्लेषण वोहलर ने किया था और हेबर बोस्कस विधि से भारत में जो यूरिया का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अमोनिया बनती है, फिर इस अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, अगर आपने यूरिया को मृदा में डाल दिया तो उसके बाद में वो कितने दिनों तक मृदा में रहेगा और पौधों को कितने दिनों के बाद प्राप्त होगा। तो अगर यूरिया की बात कर रहे हैं अपन तो यूरिया का जो जल अपघटन होता है उसमें लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं। 7 से 10 दिन के बाद में ये पौधों को प्राप्त होने लग जाता है। तो यूरिया लगभग 7 से 10 दिन के बाद में, अगर आपने आज डाला है तो 7 से 10 दिन इसका जल अपघटन होगा और इस जल अपघटन के बाद में ये पौधों को प्राप्त होने लगेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगभग कितने दिन लगते हैं, 7 से 10 दिन लगते हैं। प्रक्रिया कैसी होती है, देखो सबसे पहले यूरिया है आपका, इस यूरिया से क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोमेट बनेगा और फिर क्या बन जाएगी, इससे अमोनिया बन जाएगी, पौधों को प्राप्त होने लग जाएगी और अमोनिया फिर से किस में बदल जाएगी, नाइट्रेट में बदल जाए। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप यूरिया का जल अपघटन होता है और जल अपघटन के फलस्वरूप पौधों को जो यूरिया होता है वो प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है, नाइट्रेट या अमोनिकल रूप में पौधा लेगा। तो सबसे पहले ये क्या बदलेगा, यूरिया या तो अमोनिया रूप में बदलेगा या नाइट्रेट, पहले अमोनिया में बदलता है फिर अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है। ये सारी प्रक्रिया अपन ने स्टार्ट में जहां पे कार्बनिक पदार्थ पढ़ा था, खनिजीकरण की प्रक्रिया पढ़ी थी, वहां पे नाइट्रीकरण क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनीकरण क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ ली थी। तो यूरिया से जो साधारणतः चीजें पूछी जाती है वो यही चीजें पूछी जाती है। इसके अलावा अगर अपन और बात करते हैं तो कुछ मुख्य चीजें और पूछी जाती है, देखो पोषक तत्वों से रिलेटेड। तो अगर अपन बात करते हैं फेरस सल्फेट की, तो फेरस सल्फेट में जो आयरन होता है वो कितना होता है, तो फेरस सल्फेट की बात कर रहे हैं तो फेरस सल्फेट में जो आयरन होता है वो 19% Fe होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो जिंक सल्फेट है मोनोहाइड्रेट, जिसमें एक H2 होता है जिंक सल्फेट में, वो उसमें अंदर अगर जिंक की बात करें तो लगभग 35 से 36% क्या होता है उसमें जिंक होता है। वहीं पे अगर जिंक सल्फेट की बात करें और सेप्टाहाइड्रेट जिसमें 7 जल के अणु होते हैं उसकी बात करें तो वहां पे लगभग 27% क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपके और उर्वरक हैं जो पूछे जाते हैं सूक्ष्म में। फेरस सल्फेट में 19%, जिंक सल्फेट में 36%, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में कितने हो गए, 27% जिंक होता है। अब नेक्स्ट अगर इसके बारे में आगे बात करें तो आगे कुछ उर्वरक और आपके आते हैं
जो मिले जुले रूप है, जैसे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। देखो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो ये भी एक उर्वरक है जो क्या किया हुआ है, थोड़ा परिवर्तित रूप की है, जिससे क्या होगा, जो नुकसान होते हैं यूरिया के निक्षालन के फलस्वरूप या डीनाइट्रिफिकेशन के रूप में, उन नुकसानों को थोड़ा कम किया जाए, इसलिए एक परिवर्तित रूप है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 38% नाइट्रोजन होता है। इसमें कितना होता है, लगभग 38% नाइट्रोजन होता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यूरिया से और फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो कुछ और आपके शब्दावली आती है इन्हीं उर्वरकों से संबंधित। तो और शब्दावली की बात करें अपन तो यहाँ पे आता है आपके न्यून विश्लेषक और उच्च विश्लेषक उर्वरक। क्या होते हैं न्यून विश्लेषक और उच्च विश्लेषक? देखो न्यून विश्लेषक ऐसे उर्वरक होते हैं जिन उर्वरकों में प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा, प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, 25% से कम होती है, न्यून विश्लेषक उर्वरक कहलाते हैं। और उच्च विश्लेषक उर्वरक ऐसे होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से अधिक होती है, उच्च विश्लेषक उर्वरक कहलाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, न्यून विश्लेषक उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा हमेशा 25% से कम होगी। प्राथमिक बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों का योग कितना होगा, 25% से कम होगा, उसको बोलेंगे न्यून विश्लेषक। अगर इससे ज्यादा है तो उच्च विश्लेषक होगा। उदाहरण लेते हैं यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, 46%, जबकि फास्फोरस और पोटास पाया नहीं जाता। 46 25 से बड़ा है तो ये क्या हो गया आपका, उच्च विश्लेषक। क्या हो गया, उच्च विश्लेषक उर्वरक हो गया। ऐसे ही एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट बात करें, यहाँ पे 16% तो फॉस्फोरस होता है, 12% सल्फर होता है और 18 से 21% क्या होता है, कैल्शियम होता है। कुल उर्वरक की बात करें तो यहाँ पे कुल उर्वरक तो 25% से ज्यादा हो जाएगा, 16 + 12 ही ज्यादा हो गया 25 से, फिर इसके मैंने 18 और जोड़ना है तो ये 25 से बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर अपन बात करते हैं परिभाषा के अनुसार तो परिभाषा क्या बताती है कि जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा यानी एनपीके की मात्रा, देखो एनपीके की प्राथमिक में सल्फर भी नहीं आता है और कैल्शियम भी नहीं आता, तो प्राथमिक में कौन सा आया आपका एसएसपी। एसएसपी में कितना है, सॉरी फॉस्फोरस कितना है एसएसपी में, 16%। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो न्यून विश्लेषक उर्वरक है उनको किसके आधार पर ध्यान दिया है, किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ओनली प्राथमिक पोषक तत्व यानी एनपीके के टोटल के आधार पर। जैसे अपन बात करें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में अमोनिया होगी 20.6% और सल्फर हो गया 24%। और 20 और 24 की बात करें तो अपन 44% हो गया, 44.6% के आसपास हो गया। तो वो तो 25% से ज्यादा हो गया ऐसे तो, परंतु सल्फर क्या प्राथमिक पोषक तत्व है क्या, सल्फर प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। इसका मतलब सल्फर को नहीं काउंट करेंगे तो बच गया क्या आपके पास में, अमोनिया बच गई या नाइट्रोजन बच गई। 20.6% क्या होती है इसमें, नाइट्रोजन होती है। क्या ये 25 से कम है, अगर ये 25 से कम है तो ये क्या हो गया, न्यून विश्लेषक उर्वरक। ठीक है, अब जैसे अपन ने बात कर ली डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें देखो 18% तो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है और 46% क्या होती है, फॉस्फोरस होती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व है। तो दोनों का अगर टोटल करेंगे अपन तो टोटल कितना आ गया आपके पास में, 64 आ गया। 64% क्या 25% से कम है या ज्यादा है, अगर 25 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये उच्च विश्लेषक उर्वरक हो गया। तो न्यून विश्लेषक और उच्च विश्लेषक उर्वरक के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इन्हीं के अंदर तो एक और शब्द आता है आपका फीलर पदार्थ। क्या होता है फीलर पदार्थ, देखो फीलर पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो वजन बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, वजन के लिए
जिम्मेदार होता है। फीलर पदार्थ, फीलर पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, वजन के लिए जिम्मेदार होता है, वजन बढ़ाने के लिए काम में आता है। जैसे अपन ने बात की यूरिया, यूरिया में क्या है, यूरिया में लगभग 46% क्या है, नाइट्रोजन है। अगर 100% से में से 46% नाइट्रोजन है तो बाकी कितना बच गया, 54%, जो क्या कर रहा है, इसका वजन ही बढ़ा रहा है। तो ये 54% क्या हो गया आपका, फीलर पदार्थ। ठीक है, फीलर पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो पोषक तत्वों के अलावा अतिरिक्त पाया जाता है तथा इनके वजन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, वजन वाला पदार्थ होता है। जैसे यूरिया में अपन ने बात कर ली थी, यहाँ पे ये क्या हो गया, फीलर पदार्थ हो गया। जैसे डीएपी की बात करें अपन, डीएपी में क्या होता है, 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस, टोटल कितना हो गया, 64% पोषक तत्व आगे पाए जाते हैं। अगर 100 में से जो 64 निकाल दिया तो आपका बच गया 36%। 36% यहाँ पे क्या हो गया, फीलर पदार्थ हो गया, जो क्या करता है, वजन बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं फीलर पदार्थ। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एक इनको बदलने की इकाई भी आती है। देखो अपन बोलते हैं नाइट्रोजन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर फास्फोरस और पोटेशियम के लिए आता है। अपन फास्फोरस पोटेशियम को पी और के रूप में दर्शाते हैं, जबकि उर्वरक में ये किस में आते हैं, P2O5 के रूप में और K2O के रूप में। तो इनको कैसे बदला जाता है, इन बदलने की क्रिया है, उसमें किससे गुणा किया जाता है, किससे भाग किया जाता है, उनके बारे में देखते हैं। देखो P2O5 को निकालने के लिए P को गुणा किया जाता है 2.29 से। P2O5 को निकालने के लिए P को किससे गुणा किया जाता है, 2.29 से। ऐसे ही K2O निकालने के लिए K को गुणा किया जाता है 1.20 से। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। P2O5 निकालने के लिए P को गुणा किया जाता है 2.29 से, वहीं पे K2O निकालने के लिए K को गुणा किया जाता है 1.20 से। तो ये उर्वरक की कुछ बेसिक चीजें आपने आज पढ़ी होगी। इनमें से बहुत सी चीजें थी जो आपको पहले से नहीं आती होगी, कुछ चीजें आपको आती भी होगी। तो आपके यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर किए हैं, ज्यादा डिटेल में गए नहीं हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने के लिए अभी इतना समय बचा नहीं है। आज की वीडियो में अपन यहीं तक लेते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।